Welcome everyone, and let's start with today's current affairs with the coal sector. So सबसे पहले we will see what is the news and then we will understand the implications of the news. So very recently central government has permitted 100% foreign direct investment in commercial coal mining and for associated processing infrastructure business like the sale of coal. अच्छा, अब थोड़ी बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि ऐसी कोई एंटिटी जैसे कि कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई भी कमर्शियल एंटिटी ऑफ एनी सच कंट्री दैट शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया, उसके लिए एफडीआई इज ओनली अंडर अप्रूवल रूट, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, राइट? इट इज नॉट अंडर द ऑटोमेटिक रूट. अच्छा, ऑल्सो कोई ऐसा बेनिफिशियल ओनर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट हुई है इंडिया में जिसकी वजह से इन्वेस्टर इज गेटिंग सम बेनिफिट, अगर ये इंसान सिटीजन है ऑफ एनी सच कंट्री या फिर ये इंसान की इस्टेब्लिशमेंट है इज सिचुएटेड इन एनी सच कंट्री दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया, तो वहां पे भी एफडीआई विल हैपन ओनली अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, नॉट अंडर द ऑटोमेटिक रूट. फर्दर ऑन, जो सिटीजन्स हैं या फिर जो एंटिटीज हैं, अगेन लाइक पार्टनरशिप फर्म्स, लाइक companies, like one-person companies, like sole proprietorships, so on and so forth, limited liability partnership, कोई भी ऐसी commercial entity जो कि incorporated है या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि citizen है पाकिस्तान का, they can invest only under government approval route. In other sectors, there are certain sectors in which they cannot invest, which is defense, space, atomic energy, and certain sectors which are prohibited by the central government for foreign investments. Central government can make these changes under the following governing laws. So, Coal Mines Special Provisions Act 2015 and Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Now, let's understand what is commercial mining. Commercial mining मतलब हम private players को allow कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, mine करने के लिए, mining करने की bidding करने के लिए. So, private players को allow करते हैं हम to mine coal for commercial purposes to make a profit. एंड विदाउट एनी एंड यूज रिस्ट्रिक्शन कि ये माइन करके आप क्या करेंगे इसके साथ, ये रिस्ट्रिक्शंस हम आपके ऊपर नहीं डालेंगे. आपके पास ऑप्शन होंगे टू ईदर डू गैसिफिकेशन और टू एक्सपोर्ट, राइट, टू इवन सेल इट इन आवर मार्केट. नाउ कंप्लीट फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस, द सेल एंड द कैप्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोल. पहले क्या होता था, पहले ये रिस्ट्रिक्शन होती थी कि कौन से प्राइवेट प्लेयर्स ये काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ power, iron and steel and coal washery businesses. So before we go into the why of it, let's understand the history for the coal sector. So until the early 1970s, private player ही allowed होते थे. फिर nationalization हो गई थी, मतलब ये पूरी की पूरी तरीके से सरकार के अंडर आ गया था. 1971 और 1973 में दो फेजेस में हुआ था. फिर 2015 में आके एक एक्ट बनी थी जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को यूज तो किया, मतलब अलाउ तो किया था, लेकिन उनकी एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस थी. उनको कहा गया था कि वो ट्रेड नहीं कर सकते हमारी मार्केट में. फिर 2018 में बोला कि प्राइवेट सेक्टर्स कर सकते हैं ट्रेड हमारी मार्केट में, लेकिन ओनली अप टू 25% ऑफ द आउटपुट इन द मार्केट दे कैन सेल. तो अगर उन्होंने 100 यूनिट बनाई है तो 25 यूनिट्स ही वो सेल कर सकते हैं. तो थोड़ी बहुत ही पहले से ही बात चल रही थी कि लेट्स प्राइवेटाइज इट. कोल इंडिया के बारे में हम अभी बात करेंगे. कोल इंडिया हैड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर द कोल सेक्टर. अच्छा, इसकी वजह से हमने क्या कुछ देखा हमारे देश में, तो अगर हम इंपोर्ट बिल के बारे में बात करें कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं, वो ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम कोल की बात करते हैं. नाउ हैरानी की बात यह है दैट इंडिया हैज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व, बट इट इंपोर्ट्स 250 मिलियन टन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, which then means now this is related to a lot of concepts, right? अब अगर कोई यहाँ पे कोल माइनिंग, अगर कोई एफडीआई हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये एंटरप्राइज बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है. प्रॉफिट कमाएगा तो पहली बात ये टैक्स ज्यादा देगा सरकार को, सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा. दूसरी बात, जैसे ही प्रॉफिट कमाएगा उसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी क्योंकि उसका बिजनेस चल रहा है. एम्प्लॉयमेंट करेगा तो जो इंसान आएंगे वो भी आगे जाके टैक्सेस भी और पे करेंगे, उनकी डिमांड की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी. पहले मेरे को जॉब नहीं मिली, अब मेरे को जॉब मिल गई क्योंकि ये एंटरप्राइज बहुत ही अच्छा कर रहा है, और क्योंकि मुझे जॉब मिल गई, मैंने टैक्सेस भी पे किए, मैं चीजें खरीद भी रही हूँ, राइट? अगर मैं चीजें खरीद रही हूँ तो चीजें बिक रही हैं मेरे देश में, और जिसकी वजह से हमारा जीडीपी
भी इंक्रीज होगा, ये आपको पता है कि ये एक्सपेंडिचर मेथड से ही होता है। बाकी अगर आप इंपोर्ट की बात करो तो इफ द इंपोर्ट इज मोर than the export, then we know we can have a current account deficit, right? इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, हम खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, हमारी आमदनी कम है और हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये वाली प्रॉब्लम और बहुत ही डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस करके ये वाली प्रॉब्लम 1991 में भी हुई थी। आई एम नॉट सेइंग कि अभी 1991 की प्रॉब्लम हुई है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट दैट टॉक्स अबाउट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बहुत सारे इनविजिबल्स वो सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी गुड्स की हम बात करें, ठीक है? सो एक शॉर्ट से मेरा एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा जनरेट हो रहा है, हमें टैक्सेस भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, which is a very good thing for us. Sectors like the power, aluminum and steel will benefit with coal enhancement. There will be so much profit, employment, like I said, reduction in import bill. Now all of this is basically related to your economic survey. Now economic survey ने process of creative destruction की बात की थी। उसने कहा था कि कुछ लोग अगर कम प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं तो नए लोगों को मौका दो और उनको ट्रस्ट करो। बेसिकली दैट वाज द एसेंस ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, राइट? बिकॉज ऑफ विच वी आर स्टार्टिंग ऑल ऑफ दिस, एंड देन कल जाके चलो अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रही है, देयर इज अनदर थिंग दैट कैन हैपन ओवर हियर, वो स्टॉक मार्केट पे भी लिस्ट हो सकती है। स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगी तो बहुत सारे फिर कंपनीज बहुत ज़्यादा कमाएंगी, उनके लोग भी कमाएंगे, you know. So it is like everything, contingent effect, everything is related to everything, and in itself our GDP will increase, and hence we've taken this step. All right, then let's have a look at the National Education Policy 2020. क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई? क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ लिस्ट 3 concurrent list. Both the union as well as the state can make matters of law about it. Now this is not law, this is an executive organ of the government which is approving a national education policy after a very very long time in our country. तो एक एक करके देखते हैं. Aims for universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio. Now gross enrollment is कितनी enrollment हो रही है एक particular level of education में regardless of the age, the gender, right? In school by 2020. इसको हम 100% करना चाहते हैं from preschool to secondary level, not till higher level or any other. It is preschool till secondary level. Now it aims to bring out 2 करोड़ ऐसे स्कूल के चिल्ड्रन जो कि नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको हम वापस लेकर आएंगे into the system और उनको पढ़ाएंगे. पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? हमारा ह्यूमन कैपिटल है. ह्यूमन कैपिटल विल गेट कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन डेवलपमेंट ओनली व्हेन अ चाइल्ड इज हेल्दी, इज एजुकेटेड एंड इवेंचुअली लैंड्स अप अ जॉब, राइट? सो नाउ 5+3+3+4 का करिकुलम बना है विथ 12 years of schooling and 3 years of आंगनबाड़ी प्री स्कूल. तो ये पहले 10+2 होता था हमारा, इसको हमने 5+3+3+4 में बनाया है according to the age and the rational capacity and the sort of teaching that we need to give to a child of that age. So 10+2 नहीं है, इसमें बहुत सारी और भी variations हैं, आगे चलेंगे, जिसमें 12 साल के schooling है, 3 years of आंगनबाड़ी and preschool. Now this is with respect to Article 45. Also WHO, also UNICEF, also many other United Nations organizations say कि एक बच्चा जितना ज़्यादा सीखता है एट हिज वेरी वेरी अर्ली इन हिज लाइफ, वो 18 साल के बाद उसकी सीखने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है. सो यू शुड एम्फसाइज ऑन प्री प्राइमरी एजुकेशन बिकॉज दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन. सो next is emphasis on foundation literacy and numeracy. No rigid separation between academic streams, extracurricular, vocational stream in school. Vocational education to start from class 6 with internship. अब जैसे पहले हमारा अलग से हमारा म्यूजिक की क्लास होती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, या आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास होती थी, या हम लोग गाना गाते थे, या हम कुछ और तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे. तो ये सारी की सारी चीज़ें अलग होती थी फ्रॉम आवर बेसिक सब्जेक्ट्स विच वाज मैथ एंड साइंस एंड इंग्लिश एंड हिंदी एंड हिस्ट्री, जोग्राफी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? एक म्यूजिक की क्लास अलग होती थी, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. तो
तो नाउ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और एकेडमिक एस्पिरेशंस दोनों के दोनों साथ है, विच इज ग्रेट. यू नो, दैट कुड बी अ पर्सन हु इज अमेजिंग एट फिजिक्स एंड ऑल्सो इज अ ग्रेट गिटारिस्ट. सो इन दैट वे उसके वो एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न वो करेगा. और दूसरी बात जो हमारी वोकेशन की होती है, सो वोकेशन क्यों हम लोग देते हैं, व्हाट इज वोकेशन? वोकेशन इज बेसिकली कि आपके हुनर को और सुधारें, आपको इस तरीके से ट्रेन करें ताकि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कर सको. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाय बिकॉज नॉट एवरी चाइल्ड इज दैट इंक्लाइंड टूवर्ड्स द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ knowledge like mathematics or English. There might be a child जिसको ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता, वो छोटा से बच्चा सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग कर रहा है, and he or she wants to pursue a career in that. So vocational training आपको मिल रही है, और क्लास 6 के बाद internships मिल रही हैं, which is great because till now in our education system it has always been very very theoretical and very less aspect was practical. Everybody knows how those practical classes used to happen, and most of the emphasis was on theoretical knowledge regardless of the school that you go in for. हाँ, of course कुछ स्कूलों में थोड़ा ज़्यादा emphasis देते थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, जो अब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं विद अदर सब्जेक्ट्स, बट प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आना बहुत ज़रूरी. सो मेरे in our country what is important, it's important to be employed, but it's also important to increase the employability of an individual. What is employability? Skill, right? Skill नहीं आता है, पूरी की पूरी ग्रेजुएशन कर ली या पढ़ाई कर ली और उसके बाद समझ में आ रहा है कि काम क्या करना है. So class 6 के बाद if a child is of course in very protected atmosphere, if he is allowed to intern and actually see what he wants to do, then he will not have a very tough time in choosing what he has to do, right? Then is teaching up to at least grade 5 to be in mother tongue regional language. We will come to this. A lot of people think that this will be थोपेंगे language आपके ऊपर. ये further on हम लोगों ने देखा है कि no child will be forced to learn a language, but yes, what is the point behind this? What is the point of mother tongue? जब भी एक बच्चा, जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि वो लैंग्वेज बहुत जल्दी पिकअप करता है, और वही पिकअप करता है जो उसके घर में चल रही होती है, राइट? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. इसमें जो इन्वॉल्व है बेसिकली दैट इज पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री, विच सेज हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंग्लिश. ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट भी आई बाद में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश की भी बात करते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस की भी बात कर रहे हैं. यहाँ पे तो हम क्लासिकल लैंग्वेजेस की भी बात करेंगे आगे जाके. तो एक बच्चे को ये लैंग्वेज क्यों सिखाएं, अगर कोई सोचे तो पहली बात तो उसके लिए पढ़ाई इजी होएगी. दूसरी बात, वो अपने रूट्स के साथ जड़ हमेशा रहेगा. रूट्स के साथ रहना डज नॉट मीन दैट पर्सन डज नॉट गेट मॉडर्नाइज्ड, राइट? मॉडर्निटी इज great, but you should know where you come from, and that is the ideology behind it. Also, leave aside everything else. जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हम सीखते हैं, उतना ज़्यादा लिटरेचर हम पढ़ सकते हैं, उतनी ज़्यादा किताबें हम पढ़ सकते हैं, उतनी नॉलेज हमें मिलेगी. So it is never wrong to learn a language. Yes. So then is assessment reforms with 360-degree holistic progress card and tracking the student progress for achieving learning outcomes. So हम continuous evaluation कर रहे हैं बच्चे की कि how good is he performing, whether or not he is performing well, and because of which whenever a student actually needs our help, we can give that help to that student. Now, GER, gross enrollment ratio in higher education institution, to rise by 50% by 2035. So that says in preschool and secondary level to 100% by 2030. In higher education to 50% by 2035. Now, higher education curriculum to have flexibility of subjects. So if a person like me, I want to do law and I also want to do psychology along with it, and possibly also want to do chemistry because I like it, I can do it. Right? So flexibility of subjects हमारे पास आ गए. Multiple entry and exit to be allowed with appropriate certification. कि हर एक लेवल पे आपको सर्टिफाई किया जाएगा, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं. Academic bank of credits to be established to facilitate transfer of credits. So मैंने एक डिप्लोमा कोर्स कहीं से किया, फिर मैंने एक अपना बैचलर्स कहीं से की, मैंने मास्टर्स कहीं से किए. ये मेरे क्रेडिट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं. अगर मैं एक पर्टिकुलर कोर्स एक
कॉलेज से शुरू करके आई वांट टू एंड इट इन अनदर कॉलेज, तो मेरा ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट हो सकता है, बशर्ते ये जो कॉलेजेस में मैंने पढ़ाई की है ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो केंद्र सरकार ने बोला है, जो आगे देखेंगे. Now, so this particular thing is replacing 34-year-old national policy on education. First thing is that it is ensuring universal access at all levels of education. We've spoken about it. तो ये national institution of open school से भी, state open school से भी, secondary education done equivalent to 10th and 12th, vocational courses, adult literacy, life enrichment programs. You know, I grow really old and after that I want to learn a new subject, possibly, you know, I want to do engineering, I can, right? So are some of the proposed way for achieving this, about 2 crore. Let's go up. Yeah. So early childhood care and education with new curricular and pedagogical structure, we've already spoken about it, जिसके अंदर एक national circular and pedagogical framework for early childhood care and education will be made up to the age of 8, right? और यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी हेल्प से, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर वर्कर्स होते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर में मदद करते हैं, राइट? And preschools will have teachers and Anganwadi trained under this, right? And which ministries are undertaking this task? Ministry of Human Resource Development, Women and Child, बच्चे हैं, Health and Family Welfare, Tribal Affairs also, right? Welfare schemes for tribal affairs is one of the direction given by the center to the state. Now attaining foundational literacy and numeracy. So इस particular चीज के लिए national book promotion policy बनेगी ताकि हम यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी लेवल फॉर ऑल लर्नर्स हम रख सकें. लेट्स गो अप. देन इट हैज स्पोकन अबाउट द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड इन द स्कूल करिकुलम्स. तो ये हमने बहुत देर से देखा है कि पुरानी किताबें जब हो जाती हैं तो उसमें पुरानी इंफॉर्मेशन हो जाती है. The world is moving at a very fast speed. Science and technology is moving at a quantum speed, and so should our learning. Right, so things like machine learning and artificial intelligence, of course, has already been introduced in courses, but there are many other things and many other type of employment in the job market today जिसके लिए एक बच्चे को skill करना चाहिए, right? We've already spoken about this. Multilingualism and the power of language. It's simple. They are saying ये चीज, no language will be imposed on any student. That is simple. No child will be forced to learn a language that the child does not want to learn. But the point is कि जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है और सामने कोई और लैंग्वेज में बोल रही हुई कोई टीचर है और उसको कुछ भी समझ ना आए, तो कोई बच्चा एफर्ट करके उसको समझने की कोशिश करता है, कोई बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई से हट जाता है. तो वो बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई से ना हटे, इसीलिए उसकी मदर लैंग्वेज भी उसको सिखाओ, जिसकी वजह से उसको कितनी ज़्यादा लिटरेचर वो पढ़ पाएगा अपनी लाइफ. Then assessment reforms. What all will we assess? Now we will assess things like analysis, critical thinking, conceptual clarity. क्या होता था, हम रटाफिकेशन बोलते थे इस चीज़ को अपने स्कूलों में, कि हम लोगों को जो सिखाया जाता था हम वही जाके लिख देते थे, हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाते थे. But at the end of the day, we never remembered what we had done. Like for me, I did for the longest time, right? That it's when you actually read it for yourself, तब जाके आपको समझ में आता है. तो conceptual clarity होनी चाहिए, critical thinking होनी चाहिए, allow questions of the child, allow those critical analysis when a child says why. You know, the child should not be snubbed by the teacher saying अरे नहीं ये तो तुम्हारे लिए है ही नहीं. Yes, so you should allow that knowledge to grow in that child's mind, and for the child to have an analytical thinking. Reason simple है, वो बच्चा बड़ा होगा, काम करेगा, फिर उसको जाके बेचारे को सीखना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी करेगा. यहाँ पे वो स्कूलों में ये चीज़ सीख जाएगा, तो वो बेटर एम्प्लॉयबिलिटी दिखाएगा इन द जॉब मार्केट, राइट? सो एंड अ न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर, पारक, performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development will be set up for standard education. Again, equitable and inclusive education, जिसमें ये बहुत अच्छा जेंडर इंक्लूजन फंड बनाओ, एक स्पेशल एजुकेशन जोन बनाओ. अभी तक हमने सिर्फ देखा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे हम
कुछ कुछ चीज़ें जो इनपुट्स हैं हमें सस्ती मिलती हैं और वहाँ पे जॉब जनरेशन होती है और हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अब सरकार ने कहा है कि कुछ स्पेशल एजुकेशन जोन्स होने चाहिए फॉर द डिसएडवांटेज रीजन्स एंड द ग्रुप्स. Child with disability will be enabled to fully participate in the regular schooling from the foundation to higher education with support of educators with cross disability training. This is the best thing that has come forth. I don't know how long will it take to implement this and make it into acts and actually do the implementation. तो पॉइंट इज कि कुछ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए बहुत ही कम सुविधाएं हैं हमारे कंट्री में, और जो जो लोग पीपल विद डिसेबिलिटी इज अलग से एक प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज रीजन इज अलग प्रॉब्लम. डिसएडवांटेज इज मोर टू डू विद इकोनॉमी एंड ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम. देन देयर इज ऑल्सो अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऑटिज्म के लिए या कुछ और लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए स्कूल्स नहीं है. मेन स्ट्रीम स्कूल्स नहीं है, बहुत स्कैंटी है, और उसकी ट्रेनिंग अब लोग करना शुरू कर चुके हैं. So, teachers should learn those acts and try to ensure that such a child becomes self-reliant in the true sense of the word, right? So, free school infrastructure can be used as Samajik Chetna Kendras. Now, robust teacher recruitment and career path. Again, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये भी है that teachers are, I won't say they are incompetent. I'm also a teacher, and that determines on how the child is able to understand whatever you're trying to say. But it's a simple deal. Rectification नहीं होनी चाहिए, critical thinking करवानी चाहिए, ऐसे teachers होने चाहिए. Yes. So एक professional, national professional standard for teachers होना चाहिए, which will happen by 2022. Now let's go ahead. Now, schools can be organized into complexes or clusters, which will be the basic unit of governance and ensure availability of all resources, including infrastructure, academic library, strong professional teacher community. Now, क्या हो गया कि बहुत सारे स्कूलों को क्लस्टर बना के और उनको बोला कि एक दूसरे की मदद करके इस चीज़ को चलाओ. अवेलेबिलिटी करो रिसोर्सेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मे बी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप ना बिल्ड हो. Academic libraries, children can go from one library to another and find so many different books. And strong professional teacher community, very important, because teachers will also learn from one another. We can learn from a neighboring academic institute, how to do what, and that neighboring academic institute can also learn from us. Now, standard setting and accreditation, clear पॉलिसीज इस चीज के बारे में बताएंगे. ट्रांसपेरेंट ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा और स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क बनेगा. हायर एजुकेशन में ये हमने बोल दिया 50% तक होना चाहिए बाय 2035. प्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी में 100% बाय 2030. लेट्स गो अप. इसमें वही है जो आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट होंगे. तो सर्टिफिकेट आफ्टर 1 year मिलेगा, एडवांस डिप्लोमा आफ्टर 2 years मिलेगा, बैचलर्स डिग्री आफ्टर 3 years, बैचलर्स विद रिसर्च after 4 years. Some wish to work very soon in their life, some wish to work later on. ये easy entry exit points अगर मिल जाए और उसके साथ एक authenticated degree मिल जाए तो vocational basis पे लोग पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, if they wish to, that is obviously as per the laws prevailing in the land. ये academic bank of credit मैंने आपको बता दिया था. HEIs are higher educational institutions. This is very much like what happens in Canada and Australia and every country outside. Multidisciplinary Education Research Institute at par with IIT and IIMs will be made, right? So multidisciplinary, बहुत different disciplines के, मतलब सिर्फ IIMs और IIT नहीं, शायद फैशन डिजाइनिंग के लिए भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स बने, multidisciplinary approach के लिए बने. National Research Foundation will be the apex body, right? Let's go up. So this is to do with the governing structure of education, because of course ये अभी पॉलिसी बनी है, इसके ऊपर फिर बिल बनेगा, बिल एक्ट में कन्वर्ट होएगी, फिर उसमें रूल्स बनेंगे, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होएगी. इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट द पॉइंट इज कि एक कमीशन बनाएंगे, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसमें कई काउंसिल्स होंगे जो डिफरेंट काम करेंगे. कमीशन बड़ी होएगी, काउंसिल्स उसके नीचे होंगे. नाउ 4 independent verticals will be found. First is for regulation, second is for standard setting, कि ये जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है इनका स्टैंडर्ड क्या होगा.
फंडिंग क्या होएगी और एक्रेडिटेशन किस तरीके से करेंगे. Motivated, energized, capable faculties होनी चाहिए. They are mentioning the same thing again and again. Of course, it's a two-way process. You have to bring the child to the school. You have to teach the child in a manner that the child wants to be taught, and you have to have a great teacher for that. टीचर्स के लिए भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम डिग्री बना दी है. कहते हैं इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी करेंगे 2030 तक मिनिमम डिग्री जो होएगी टीचिंग के लिए विल बी 4-year इंटीग्रेटेड बीएड, एंड स्ट्रिंजेंट एक्शन will be taken if there are any substandard standalone teacher education institutions. So कोई टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टैंड अलोन है, जो सब स्टैंडर्ड हैं, जो सब स्टैंडर्ड टीचर्स बना रहे हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा. इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लासेस से या जो मार्जिनाइज सेक्शन से बच्चे आते हैं उनके लिए एफर्ट्स विल बी मेड फॉर देयर फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट. लार्ज नंबर ऑफ फ्री शिप्स एंड स्कॉलरशिप्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड. ओपन डिस्टेंस लर्निंग मतलब आपके ऊपर है, आपने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम करना है, आपने ऑनलाइन एजुकेशन डिजिटल एजुकेशन में करना है, आपने ऑफलाइन करना है, सारे के सारे तरीके आपको मिलेंगे. ऑफकोर्स ऑफलाइन जिस तरीके की एजुकेशन है वैसी ऑनलाइन नहीं हो सकती, but it's very very simple that in cases of these pandemics, you know, recent epidemics and pandemics unprecedented है. I hope कभी ना और आए, अगर आए तो ऑनलाइन एजुकेशन फिर भी हम लोग पोर्टल्स रखेंगे, right. Let's go ahead. So as we have seen, it's a very comprehensive national education policy. आपको खुद को भी पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में. Of course अभी इसके कोई हमें you know the cartwheel will start rolling like right now. There'll be bill, there'll be an act, and then we will apply it. But it's a great approach. And that's all for this time's current affairs. I'll see you the next time. Thank you.